आपने भाजपा के किसी नेता पे आज तक कार्रवाई होते हुए देखा है? देखा है तो आप बताइए किस नेता पे कार्रवाई हुई, किस मंत्री पे कार्रवाई तो हुई? रिपोर्ट भी है कि ईडी की छापेमारी की अगर बात की जाए, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था कांग्रेस के राज में जो ईडी की छापेमारी हुई, बहुत अजीब बात है, लेकिन कांग्रेस ने अपने नेताओं पर छापेमारी करवाई, लेकिन भाजपा ने नहीं करवाई है। हो सकता है भाजपा में तमाम लोग ईमानदार हों, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं। कि चंद्रयान पर जाने वाला व्यक्ति को नीचे से संचालन किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती है? नंबर एक सवाल है हमारा कि चंद्रयान पर जहां नेटवर्क फेल हो जाता है, जहां आबो हवा नहीं है, मनुष्य जीवन के लिए आबो हवा और पानी बहुत जरूरी है, उसी की खोज में लोग चंद्रयान पर गया। तो जब यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है घर में बैठ के, तो ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता? वो तो पूरा देश देख रहा है कि जनता किसको चाह रही थी। छत्तीसगढ़ में जहां किसी भी न्यूज के द्वारा किसी भी सर्वे में भाजपा की सरकार आसपास भी नहीं थी चुनाव में, वहां भाजपा की सरकार बन जाती है। तो आप बताइए कि क्या जनता तो कह रही है कि मैंने कांग्रेस को वोट किया, जनता तो कह रही है कि मैंने बघेल को वोट किया, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि अशोक गहलोत जी को जादूगर कहा जाता है, लेकिन जादूगर की जादूगरी इस बार बिल्कुल भी नहीं चली। और शायद वो कहते हैं ना कि हम तो गद्दी पे नहीं बैठेंगे, लेकिन बैठने भी नहीं देंगे, और यही हुआ सचिन पायलट के साथ। क्या आगे? सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आपको बता दें कि अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। हमारे साथ कांग्रेस के 3 धुरंधर नेता हैं। आपको बता दें कि हमारे दाएं साइड में जो शख्स बैठे हुए हैं, नाम इनका मनोज झा है और मनोज मिश्रा हैं, और मनोज मिश्रा जी जो हैं वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे बाएं साइड जो बैठे हुए हैं रूपन झा जी AICCC के मेंबर हैं, और दाएं तरफ हमारे अमानुल्लाह खान साहब बैठे हुए हैं जो कि डिप्टी मेयर भी हैं, और साथ में कांग्रेस के एक बहुत बेहतरीन नेता हैं और शहर में जाने माने चेहरा हैं। तीनों लोग हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जो मुद्दा है वो अभी भी सुर्खियों में है, और आप जानते हैं कि किस तरह से 4 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है। ऐसी हार जिसके बारे में अखबारों की सुर्खियां आपने देखी होगी, किस तरह से मोदी लहर एक दफ़ा फिर से दिखाई दिया और कांग्रेस बुरी तरीके से मात खाई है। हमारे साथ 3 कांग्रेसी नेता हैं। हम इन तीनों नेताओं से उन्हीं 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट पे बात करेंगे। हालांकि एक राज्य में कांग्रेस ने बेहतरीन जीत भी हासिल की है, लेकिन क्या वो जीत उन 4 राज्यों की जीत पर भारी हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप मीडिया को शुक्रिया कि आपने हमको यहाँ बुलाया। जी, आप जिला कांग्रेस कमेटी को देख रहे हैं, और आपने अभी इन 4-5 राज्य के चुनाव के रिजल्ट को देखा है। एक वजह बताइए इस चुनाव के हार की। चुनाव की हार की सबसे जो प्रमुख कारण है, सबसे प्रमुख कारण वो हम मानते हैं कि ईवीएम मशीन है। जब सारी मीडिया, पूरी देश की मीडिया जो लोकतंत्र की चौथी स्तंभ जिसको मानी जाती है, सारे सर्वे में आज तक का जो आकलन था कि हम 3 स्टेट में भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और सब लोगों ने खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बना दी थी। लेकिन हम दुर्भाग्य है कि हम इसका शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और जो चुनाव में जो डिफीट है उसको हम मान रहे हैं कि जो हमको जितनी नहीं, हम मान रहे हैं, फिर भी मान रहे हैं कि हमें जो बहुमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन उसका एक कारण ये हो सकता है क्योंकि ये बातें कोई आज से नहीं चल रही है ईवीएम की। आप देखिए, आप दुनिया की जो जितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन देश है, जो विकसित से विकसित राष्ट्र है, जिसको आप विकसित राष्ट्र मानते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सबों ने ईवीएम का मतलब इस्तेमाल करके ईवीएम को छोड़ दिया और बैलेट पेपर यूज कर रहा है। उसके पीछे क्या कारण है कि बेईमानी होती है ईवीएम में? नहीं, वो इस बार हुई है या नहीं हुई है ये तो जांच का विषय। लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा ना कि जितने भी, नहीं कब हुई थी, नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ तो होती है ना। आपका फेसबुक हैक होता है कि नहीं होता है? लोगों का फेसबुक, ये तो मतलब आप मीडिया वाले हैं, आप तो ये जानते हैं ATM हैक हो जाता है कि नहीं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसको हैक किया जा सकता है। अगर इस पर संदेह है किसी भी चीज पर, अगर देश की जनता को, जो लोकतांत्रिक देश है, हम लोकतंत्र में है, तो जनता कहाँ कुछ कह रही है? नहीं, जनता तो भाजपा को जिता रही है, जिता नहीं रही। जनता अगर जिताती तो सब स्टेट में सब जो है, मतलब तेलंगाना में फिर ऐसा परिणाम क्यों हुआ?
तो ये सब तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये सुनियोजित षड्यंत्र रहती है। यदि 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं तो किसी एक जगह जो है बिल्कुल न्यूट्रल चुनाव होने दिया जाता है और 3-4 स्टेट में, ताकि लोगों की मानसिकता, लोगों के जहन में ये बात पैदा हो कि अरे ऐसा अगर होता तो तेलंगाना में भी ऐसा हो जाता। तो 3 स्टेट हम जीत लिए, एक स्टेट कांग्रेस को जो है उस वहां पर कोई ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होगी और सारे देश इस बात को मान जाएगा कि जो है चुनाव बिल्कुल ईमानदारी से, पाक साफ से हुआ है और चुनाव हम वोट के बदौलत जीते हैं। अगर वोट की बदौलत सिर्फ चुनाव जीत होती तो ईवीएम में की जो आंकड़े आते हैं, ईवीएम से पहले जो बैलेट पेपर से जो मतलब हुआ है, तो बैलेट पेपर में सब जगह कांग्रेस क्यों आगे है? आखिर इसमें भी तो कुछ बैलेट पेपर से मतदान हुए हैं ना, तो उस बैलेट पेपर में कैसे कांग्रेस आगे होती है? दूसरी बात, हम दूसरा एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि बैलेट पेपर से जहां जहां, चाहे वो नगर पंचायत की चुनाव हो, पंचायत की चुनाव हो, नगर निगम की चुनाव हो, किसी भी स्टेट में, तो वहां बीजेपी क्यों नहीं जीत पाती है? वहां बीजेपी कैसे परास्त हो जाती है? वहां कांग्रेस कैसे आगे निकल जाती है? इसका मतलब है, यदि जनता, इस लोकतंत्र में यदि जनता को इस बात पर आशंकाएं हैं कि ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो सकती है और गड़बड़ी किया जा सकता है, ये मैनिपुलेटेड हो सकती है, ये मशीनें किया जा सकता है। और आप ताज़ा आपने देखा है, आज तक पर स्टिंग हुआ है ना एक ईवीएम को ला करके कि 11 मतलब वोट, 4 वोट बीजेपी को दिया गया है और बाकी दूसरे दल को, आज तक आम आदमी पार्टी ऑर्डर को दिया गया। जब रिजल्ट उसका ईवीएम का आया है तो उसमें 4 की जगह 12 वोट को दिखाया गया है। तो वो तो इंजीनियर दिखा करके, मतलब स्टिंग करके सामने, पूरे देश के सामने रखा है इस बात को, ऐसा हो सकता है। तो हम ये नहीं करें हुआ है नहीं हुआ है, ये तो एक, लेकिन मतलब शंका है, संदेह, कंफर्म नहीं है। नहीं कंफर्म तो मतलब देखिए, संदेह, अब कंफर्म तो जब जांच होगी, जब आप इसकी पड़ताल हो जाएगी, तो दूध का दूध पानी का पानी। आप ईवीएम बंद करके चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप, हम एक बात पूछ रहे हैं कि अगर जब ईवीएम से के बजाय जब हम मतपत्र से वोट की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी वालों को मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर बीजेपी क्यों डर रहे हैं? अगर बीजेपी के पास जनता है और मतदाता सारी बीजेपी के साथ आज है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो फिर बीजेपी को बैलेट पेपर से भी वोट कराने में उसकी सरकार बन सकती है। एक बार हम तो कहते हैं कि आप लोग फिर एक बार करा के आप देख लीजिए, अब फिर उसके बाद भी अगर आप लोग हार गए तो फिर आप लोग मानेंगे, स्वीकार करेंगे, हार स्वीकार करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी भी हम स्वीकार मान लेते हैं कि अगर हम 5 स्टेट में से 1 स्टेट में शानदार जीत किए हैं, हासिल किए हैं, और वैसे भी जन अगर आप पॉपुलेशन के आधार पे देखेंगे तो भाजपा से ज्यादा वोट इस आधार पे भी आज कांग्रेस की आई है, लेकिन हम इससे खुश नहीं है, क्योंकि अंततः जो है लोकतंत्र हार होती है और सरकार जो है लोकतंत्र में बहुमत और विधायकों की संख्या के आधार पर बनेगी, सांसदों की संख्या के आधार पर बनेगी। संख्या बल में वो आगे है, वो तो इसलिए उसकी जीत हुई है। हाँ। तो ईवीएम पे बड़ा दोष है लोगों का, और खास करके कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा का रहा है। क्योंकि मैं जब चुनाव के रिजल्ट को देख रहा था और शुरुआती रुझान जब शुरू हुआ चुनाव के 1 घंटे के बाद जो गणना, तो बहुत सारे लोग जश्न मना रहे थे कांग्रेसी नेता, लेकिन बस थोड़ा ही लम्हा था जश्न मनाने का। उसके बाद मैंने एक खबर देखी कि दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर के सामने में लोग ईवीएम बंद करो और ईवीएम को ये करो, ईवीएम बैन करो का नारा शुरू हो गया था। ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोगों को पच नहीं रही है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो समर्थक हैं वो ये बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपनी हार को छिपाने के लिए बार बार ईवीएम को ब्लेम करता है, जबकि ईवीएम को लाने वाले कौन लोग थे? कंप्यूटर से, तकनीक से प्रेम करने वाले राजीव जी दुनिया से चले गए और उन्होंने इस देश को बहुत तकनीकी फील्ड में बहुत आगे वो ले करके गए, लेकिन आज तकनीक से पीछे भागना चाह रही है कांग्रेस। देखिए, ये बात सत्य है कि कंप्यूटर क्रांति स्वर्गीय राजीव गांधी जी का ही देन है, और मुझे लगता है कि जब ये लोकसभा में कंप्यूटर का चर्चा होना था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पे चढ़ करके लोकसभा गए हुए थे कि आजकल का नौजवान दिन में सपना देखता है। तो निश्चित तौर पे जो डेवलपमेंट है भारत में, वो नेहरू जी का, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। लेकिन ये मानना, ये कहना कि गड़बड़ी नहीं होती है, ये अपने आप में बेईमानी है। मुझे लगता है कि मैं मधुबनी से हूँ, मधुबनी में आपकी अच्छी खासी, आपका जो चैनल है, आपका जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी है आपके चैनल की, मुझे लगता है कि
सरकारी महकमा से लेकर के जो सोशल वर्कर हैं सब चाहते हैं आपके चैनल को, लेकिन कुछ दिन पहले आपके चैनल को हैक किया गया कि नहीं किया गया, तो ये कह देना कि कंप्यूटर आया इसीलिए गड़बड़ी हुआ, मुझे लगता है कि ये बेईमानी है। तो ये तो आप अगर मान लेते हैं इसको, हैकिंग को अगर मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई चूक हुई होगी। और जो ईवीएम होता है, मैंने चुनाव प्रक्रिया को देखा है बहुत नज़दीक से। मैंने देखा कि हमेशा जब चुनाव का जो ईवीएम मशीन होता है, चुनाव से पहले, मतगणना शुरू करने से पहले कुछ लोगों को बुलाया जाता है। तमाम दल के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। उनके सामने में 10-10 या उनकी चाहत हो वो 100 वोट डलवा लें, 100 वोट टेस्ट होता है और उसमें देखा जाता है कि 100 वोट अलग अलग दल को दिया गया, गिनती करवाई जाती है, तब तो ईवीएम बहुत सही रहता है। तो ये बीच गणना के बीच में या बीच चुनाव के बीच में आप लोग हैक करवाते हैं या फिर गणना के वक्त में हैक होता है? देखिए, अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा था कि जो बड़े बड़े देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, लगभग देशों में ईवीएम पहले से था, लेकिन उसको बैन कर दिया गया। बैन क्यों किया गया? जब किसी भी वस्तु या सामान जो भी बना, जैसे कंप्यूटर है, इस तरह का हैक का मामला आता है, हैकर्स इसको हैक करते हैं, तो इसकी जांच होनी बहुत ही आवश्यक है। हमारा जो यहाँ भारत में कांग्रेस का तो छोड़ दीजिए, लगभग विपक्षी दलों का, भाजपा को अगर आप साइड कर दीजिए तो लगभग विपक्ष के जो भी दल हैं, लगभग सारे दलों का एक मांग विगत 5 वर्षों से है कि भाई आप ईवीएम बैन कराइए, ईवीएम पर रोक लगाइए और बैलेट पर चुनाव कराइए। तो क्या दिक्कत है कि इनको बैलेट पर वोट कराने में दिक्कत है? अभी अध्यक्ष जी ने कहा था, अभी तो वर्तमान जो रिजल्ट आपके सामने है मध्य प्रदेश का, आप मध्य प्रदेश का रिजल्ट देखिए, जो भी वोट बैलेट पे हुआ 75% सीटों पर हम आगे हैं। तो क्या मानिएगा आप, बता दीजिए। हो सकता है जनता ने ऐसा नहीं चाहा हो, जो बैलेट में तो वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अधिकारी वो तो पूरा देश देख रहा है कि जनता किसको चाह रही थी। छत्तीसगढ़ में जहां किसी भी न्यूज के द्वारा किसी भी सर्वे में भाजपा की सरकार आसपास भी नहीं थी चुनाव में, वहां भाजपा की सरकार बन जाती है। तो आप बताइए कि क्या जनता तो कह रही है कि मैंने कांग्रेस को वोट किया, जनता तो कह रही है कि मैंने बघेल को वोट किया, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर मोदी सरकार को अपना जो उनका नजरिया है कि भाई एक देश एक कानून, क्या क्या वो बोलते रहते हैं, तो तुरंत तत्काल प्रभाव से जो विपक्षी दलों का मांग है कि बैलेट पे वोट हो, न्यायपूर्ण वोट हो, उनको मान लेना चाहिए। रिजल्ट सबके सामने होगा। तो ईवीएम को लेकर के बातें हैं। और आपको बता दें कि अभी जब राजस्थान में चुनाव होना था, उससे पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें एक शख्स थे राजस्थान के, और उनसे एक मीडिया कर्मी ने ये सवाल पूछा कि क्या अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है। उस इंसान ने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया। उसका कहना था कि अशोक गहलोत ने जो काम किया है शायद ही कोई मुख्यमंत्री उस राज्य में काम कर सकेगा। और उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने एम्स लाया, उन्होंने स्टेडियम्स बनाए और तरह तरह की बातें आई। लेकिन जब उस शख्स से ये सवाल किया गया कि आप वोट किसे देंगे, जवाब आया भाजपा को। पूछा गया क्यों, तो कहा कि वो हिंदुत्व की बात करती है और मैं चूंकि हिंदू हूं इसलिए मैं भाजपा को वोट दूंगा, चूंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। तो क्या ऐसे समय में ये नहीं प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं कर रही है, बल्कि वो एक धर्म की बात कर रही है, धर्म की राजनीति की बात कर रही है, और इससे ये महसूस होता है कि ईवीएम हैक नहीं हुआ है, लोगों की मेंटलिटी हैक हुई है। इस पूरे मसले को देखा जाए तो आपका इसको लेकर के क्या कुछ विचार है? सबसे पहले तो हिंदुस्तानी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। ईवीएम हैक का सवाल है तो मेरा अपना मानना है कि इस वक्त सारा विपक्ष, अभी हमारे साथियों ने कहा, सारा विपक्ष ये डिमांड 5 सालों से कर रहा है और उसके बावजूद चुनाव मशीन के द्वारा किया जा सकता है। आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती।
जब अभी एग्जाम्पल के तौर पे अध्यक्ष जी और अभी रूपन झा जी ने कहा कि आपका भी फेसबुक हैक हुआ था, और उसी तरह से एटीएम से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैक होती है। हम ये कहना चाहते हैं कि चंद्रयान पर जाने वाला व्यक्ति को नीचे से संचालन किया जा सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती है? नंबर एक सवाल है हमारा कि चंद्रयान पर जहाँ नेटवर्क फेल हो जाता है, जहाँ आबो हवा नहीं है, मनुष्य जीवन के लिए आबो हवा और पानी बहुत जरूरी है, उसी की खोज में लोग चंद्रयान पर गया। तो जब यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है घर में बैठ के, तो ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता? ईवीएम हैक होती है और एकदम होती है। कांग्रेस का जब दल था अपना, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस ने जो चीज लाई, क्रांति, जो राजीव जी हमारे आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक और इसके लिए जो काम किए, उनके अंदर पारदर्शिता और ईमानदारी थी। इस वक्त जो हम लोगों के देश में जो हमारा प्रधान है वो मदारियों की भूमिका में है, और मदारी जो है एक पढ़े लिखे से ताली बजवा लेता है अपनी कला से, ये मदारी का खेल है। तो ये देश इस वक्त भावनाओं से चलाया जा रहा है, धर्म के आधार पर चला जाता है, जबकि ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, यहाँ सबको अधिकार बराबर है। ऐसी सूरत में हिंदू मुस्लिम का राग अलाप कर किसी प्रकार की अगर सियासत की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि देश के संविधान के साथ, भारतीय कौमी एकता के साथ, एकजुटता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप महसूस कीजिए कि इस वक्त आप कहीं जीत गए तो आप कह रहे हैं कि आप वहाँ जीत गए, या पहले ईवीएम पर और स्टेट में चुनाव हुआ था तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त करो मरो की, चूंकि पूरे देश में जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान लगाया और पद यात्रा करके जो संदेश देश को दिया, जहां से निकले वहीं हार गए। अब समझ लीजिए इस बात को, वो हार नहीं गए, उनका विजन कभी नहीं हार सकता। ये मोहब्बत की दुकान भारत चाहता है, भारत के लोग चाहते हैं, देश की जनता चाहती है। ठीक कहा इन्होंने कि चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका जैसे लोग, जो लोग ईवीएम मशीन को बनाते हैं, जिस देश में ईवीएम मशीन बनाई जाती है वहाँ ईवीएम पे चुनाव नहीं होता, लेकिन भारत क्यों इतना आत्मनिर्भर अपने को महसूस कर रहा? क्या ये 14 के बाद से ही भारत आत्मनिर्भर हुआ है? हम इस बात को नहीं मानते। भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर से ही आत्मनिर्भर बनना शुरू हुआ, और तब से लेके सारी चीजें हमारी है, मतलब कांग्रेस की देन है। चाहे जिस सेक्टर में आप जाइए, इस वक्त नाकामी सरकार की क्या है? सरकारें इसलिए बदलती है कि सरकार इसलिए बदलती है कि जनता को बेहतर लाभ दे सके, लेकिन इस वक्त की सरकार क्या कर रही है? सिवाय धार्मिक उन्माद के 370 से किसका पेट भर गया? कौन गया वहां जमीन लेने के लिए? राम मंदिर की पूजा हर जगह हो रही है, हर जगह राम मंदिर हो, किसको एतराज है? कहीं मुसलमानों को आपने मरमरिंग नहीं देखा होगा। तो इस तरह से हम लोगों को गुमराह करके, मदारी का खेल दिखा करके देश में कब तक सियासत चलेगी? राम मंदिर का तो आप लोगों ने तारीख नहीं बताया था। नहीं, तारीख क्या बताना है? 6 दिसंबर अभी गुजरा। हम मानते हैं कि संविधान कलंकित हुआ था उस दिन। आधी कांग्रेस कहती है कि हमने राजीव गांधी, हमारे शेर ने ये काम किया, और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कहना है किसी स्थान पे पर्टिकुलर पूजा के लिए जगह दीजिएगा और आप वहां जाके अतिक्रमण कर दीजिएगा, वहां जाके अटैक कर दीजिएगा, ये एक दूसरा मैटर है। ये एक दूसरा मैटर है, इस पर आपको नहीं जाना चाहिए। ये एक उन्मादी मोमेंट था, रूढ़िवादी संगठनों के द्वारा ये घटना घटाई गई। इसमें सरकार का एक फेल्योर माना जा सकता है उस वक्त के लिए कि आपने हमको हलफ दिया कुछ और और घटना घट गई कुछ, लेकिन हम उस पर अभी नहीं जाना चाहते। हमारा ये कहना है कि 24 में पार्लियामेंट का चुनाव है, अब पूरे देश में राहुल की लहर चल रही है। राहुल की लहर होती तो चार राज्य में राहुल की लहर है, जनता उफान पे है। दुनिया का जो सर्वे, जो गोदी मीडिया है, वो भी हम लोगों को ये बताने पर मजबूर थी। एग्जिट पोल में आपको मध्य प्रदेश में नहीं जिताया जा रहा। नहीं, सुनिए, मध्य प्रदेश में मामा की सरकार से लोग उबे हुए थे, तंग थे।
ये कहीं न कहीं, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात है तो विकास की वहाँ गंगा बही कांग्रेस के रीजन में, लोग खुश थे। लेकिन जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं ईवीएम हैक की, इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सिविल एजेंसी से जांच होनी चाहिए, रिटायर्ड ईमानदार जज से जांच होनी चाहिए, कि ताकि दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। हम लोग मांग करेंगे, सारा विपक्ष मांग करता है इस बात को लेके कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। अब बैलेट से जिस दिन चुनाव होगा उस दिन झोला उठा के जाने वाला झोला उठा के जाएगा, ये बात नोट कर लीजिए। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, ये बिल्कुल जनता के साथ धोखा है। और 24 के चुनाव में हमारा, चूंकि तेलंगाना में हमको इसलिए मौका दे दिया गया कि बोलती बंद कर दी जाए, सुन लीजिए, और बीजेपी वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो हमारी लड़ाई केसीआर से थी और हम उसमें कामयाब हुए। लेकिन विभिन्न जगहों पर लेकर के कि ताकि हम पैगाम दे सके कि मोदी की लहर है, मोदी की कोई लहर बहर नहीं है। जनता उब चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, इन चीज़ों से जनता उब चुकी है। अब जनता को क्या चाहिए था? सरकार कांग्रेस के स्थापित करना। तो वहाँ ईवीएम का खेल हुआ कि पूरे लोकसभा पर हमारा ये दुष्प्रभाव नहीं पड़े। ये लोकसभा की साजिश के तहत ईवीएम को हैक किया गया, वरना स्टेट में ईवीएम मोदी एंड कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता था। ये मान के चलिए कि विगत इसमें अभी सभी स्टेटों में अगर कांग्रेस जीती है तो पूरे देश में ये पैगाम चला जाता कि कांग्रेस आने वाले कल में सत्ता में जा रही है। लेकिन उसको रोकने के लिए ईवीएम का हैक हुआ है और जो लोग नहीं भी जीतने वाले थे उसको जिताया गया है। कई कैंडिडेट तो ये इल्जाम लगाए हैं कि हमने वोट दिया, हमारा लोग वोट दिया, हमारा वोट इसमें है ही नहीं। उसमें मायावती ने भी ऐसा कहा है और इस तरह से हम लोग मान के चले कि ईवीएम हैक हुआ है। हम लोग अपना आपके चैनल से मांग करना चाहते हैं कि जनता जागे और अपने अधिकार को समझे, और कांग्रेस ही विकल्प है इस देश का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जनता को कांग्रेस से कोई लगाव नहीं है, वरना आप जीत गए होते। जी नहीं, हम इसके लिए आपने जो सवाल किया जी, तो उस पर मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। भाजपा जो आपने नफरत की बात की, धार्मिक उन्माद फैलाने की बात सच्चाई है। भाजपा का 3 औजार है, 3 अस्त्र है, जिसमें एक अस्त्र है धार्मिक उन्माद। वो धर्म के आधार पे नफरत फैला के चुनावी फसल हमेशा से काटना चाहती है और जिसमें उसको कुछ हद तक सफलता भी मिल जाती है। दूसरी बात है कुछ हद तक नहीं जाती हद तक। दूसरी बात है कि एक तो धार्मिक उन्माद हुआ, तो हम तो ये कहते हैं कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, नफरत फैलाने वाला इंसान बुरा है। तो ये पार्टी भी बुरी है और इस पार्टी का नेता भी बुरा है जो देश को धर्म के आधार पर बांट के। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, आपको क्या लगता है, क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र है? भारत सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत की हिंदू राष्ट्र जब सर्वधर्म समभाव की, जब सेकुलर हम कंट्री है तो हिंदू राष्ट्र तो इसका मतलब है कि हिंदू के अलावा या ना सर? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सर आपके कमलनाथ जी कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और चुनाव हार जाते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में जाके हिंदू राष्ट्र है, ऐसा हमारे नेता ने नहीं कहा। आपका ये दूसरा सवाल हो सकता है, लेकिन कमलनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। न हमारे किसी नेता ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हाँ, हम अगर हिंदू हैं, ये हमारे भाई मुसलमान हैं तो ये नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। हम हिंदू हैं, हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। कमलनाथ जी अगर किसी हिंदू के जो मतलब नेता मतलब ये है पंडित है, मान लीजिए कोई ज्ञानी है, आचार्य हैं, उनके पास आकर के तो उनकी स्वेच्छा है, उस धर्म को मानने वाले हैं। हम इस धर्म को मानते हैं, इसका ये मतलब जो है गंगा जमुनी संस्कृति जो है हम उसको मानते हैं। हम सर्वधर्म समभाव को मानते हैं। देश की एकता और अखंडता तभी बनी रहेगी जब सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखेंगे, सेकुलरिज्म में विश्वास रखेंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहेंगे। तो हम जो आपको कहना चाह रहे थे कि ये 3 चीजों का दुरुपयोग करती है। एक तो धार्मिक उन्माद, ध्रुवीकरण जिसको आप कहते हैं, दूसरी बात ईवीएम का दुरुपयोग करती है, और तीसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ईवीएम की संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी है, उसके चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव के समय में कितना एक्टिव हो जाते हैं। ये बात गलत है। आप अगर विश्लेषण कीजिए, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि चुनाव के समय में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है, क्या चुनाव की बात हो, आचार संहिता भी लागू जब हो जाती है तो चुनाव आयोग किस पे कार्रवाई करती है? वही आदमी अगर गलत शब्द बोलता है तो उस पर कभी कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन एक दूसरी पार्टी अगर कुछ भी एक शब्द निकल जाए तो उसको कील का तार बनाया जाता है। तो वहां पर वो स्वतंत्र नहीं है।
सीबीआई और ईडी का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जहां कांग्रेस शासित राज्य होती है, और जब चुनाव होता है 5 साल आप सोए रहते हो सरकार, और जब चुनाव होती है तो उनके मुख्यमंत्री पे, उनके मंत्री पे, उनके इस पे आपको भाजपा में कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर मतलब ईडी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ईमानदार लोग हैं सर सब। वहां पर सब पाक साफ है, और आपके पास तो वॉशिंग मशीन है, भाजपा के पास, भाजपा के साथ तो वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में जो भी जाती है वो धुलाई हो जाती है। तो हमारे 70 साल में भी अगर किसी ने, मान लीजिए आप, हम 10 आदमी यहाँ, हो सकता है 9 आदमी ठीक है, 1 आदमी कोई गलत हो सकता है, तो शासन का काम है उस पर कार्रवाई करना। कांग्रेस ने कार्रवाई की, कांग्रेस के समय में जो भी कोई ऐसी घटना आई, बल्कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस घटना को बिल्कुल ये निरस्त कर दिया और पाक साफ हुई, लेकिन फिर भी कांग्रेस तत्काल रूप से कार्रवाई करती है। आपने भाजपा के किसी नेता पे आज तक कार्रवाई होते हुए देखा है? देखा है तो आप बताइए, किस नेता पे कार्रवाई हुई, किस मंत्री पे कार्रवाई तो हुई? रिपोर्ट भी है कि ईडी की छापेमारी की अगर बात की जाए, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था, कांग्रेस के राज में जो ईडी की छापेमारी हुई, बहुत अजीब बात है, लेकिन कांग्रेस ने अपने नेताओं पर छापेमारी करवाई, लेकिन भाजपा ने नहीं करवाई है। हो सकता है भाजपा में तमाम लोग ईमानदार हों, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं। हमारे साथ एक और नेता हैं, हम उनसे भी सवाल करते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल है बस, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट, ये कैसा सवाल हुआ आपका? किसे मुख्यमंत्री बनाते इस बार? ये तो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेती। फिर भी आपसे पूछा जाता, आप किसे? समझिए 3 स्टेट में भाजपा की सरकार आई जी। आपको आज तक पता है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा वहां का? हाँ। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी, पता है नरेंद्र मोदी जी डिसीजन लेंगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जात नहीं जमात की पार्टी है। कांग्रेस कितना घंटा लगा तेलंगाना में सरकार चीफ मिनिस्टर बनाते हुए? लगभग सर सबको पता था कि बनने वाला है। तो फिर समझिए आप, इसी से तो फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो ये मामला राजस्थान में वही तो हम आपको समझा रहे हैं। ये तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है ये निर्णय लेती है कि कहाँ किस स्टेट में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। नहीं लग रहा है कि राजस्थान में आप इसीलिए हार गए क्योंकि आप लोग डिसाइड ही नहीं कर सके किसे नेता बनाना है? क्योंकि आपके विधायक जो हार गए हैं चुनाव, वो कह रहे हैं कि हम इसलिए हार गए क्योंकि सचिन पायलट ने हमें हरा दिया। तरह तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, ये तो जांच का विषय है, इसमें हमारा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। ये तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने लगभग हर स्टेट में एक कोर कमेटी बनाई है, जिसका काम है कि उस स्टेट में जो जीते हुए एमएलए हैं उनसे जाके मिलेंगे, और निश्चित तौर पे ये सामने आएगा आप लोगों के सामने भी कि हार का क्या मुख्य कारण रहा। अभी कुछ कहना गलत है कि उसका कारण क्या हुआ, ये तो केंद्रीय नेतृत्व आपको बताएगा। तो ये चूंकि राजस्थान में जब ये लोग चुनाव हारे, और राजस्थान में चुनाव के वक्त में भी ये बातें खूब चर्चा में थी कि राजस्थान में दोनों ही जो शख्स हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जी को जादूगर कहा जाता है, लेकिन जादूगर की जादूगरी इस बार बिल्कुल भी नहीं चली, और शायद वो कहते हैं ना कि हम तो गद्दी पे नहीं बैठेंगे लेकिन बैठने भी नहीं देंगे, और यही हुआ सचिन पायलट के साथ। क्या अगले 5 सालों के अंदर सचिन जी भी सिंधिया बनने वाले हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं कि सचिन जी सिंधिया बन जाएंगे। और कोई भी एक बात देखिए, पार्टी की एक सिद्धांत होती है, कोई विजन मिशन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर कोई कितना भी बड़ा कद का नेता क्यों नहीं हो, पार्टी के सिद्धांत और विचारों को अनुरूप यदि काम नहीं करती है और पार्टी के विपरीत काम करती है और सत्ता लोलुपता के लिए करती है, तो मतलब ये राजनीति की स्वच्छता जो होनी चाहिए वो नहीं हुआ। मतलब ये इसका मतलब हुआ कि आप सत्ता पाने के लिए मतलब कहीं भी जा सकते हैं, किसी की, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं जो पार्टी की सिद्धांत और आइडियोलॉजी है वो आपके अंदर। आइडियोलॉजी नहीं थी तभी तो आपके नेता धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में बैठ गए, जो हिंदू राष्ट्र का खुलेआम पूरे देश में डंका बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये है वो है। फिर ये कह रहा हूँ कि अगर हिंदू समाज में कोई यदि मान लीजिए प्रवचन करता है या किन्हीं के पास अगर उस शास्त्र के और के बारे में अपना बांटने के लिए कुछ है, तो हम उस समाज के पास नफरत में तो बांट रहे हैं ना सर, नफरत बांटते, उस नफरत का हम विरोध करेंगे। लेकिन जब सम्मान करने की बात होगी और कोई अच्छी बात होगी तो उसको हम लेंगे, और उनके अंदर अगर कोई गलत बातें होंगी, जो गलत बात करते हैं उसका हम विरोध करेंगे, और जो अच्छी बातें होंगी, यही तो है सनातन धर्म। जो सनातन लोग बोल रहे, सनातन का ये थोड़ा ही मकसद है कि किसी एक धर्म को गाली दो और अपने धर्म का प्रचार करो। ये किसी भी धर्म और किसी भी मजहब का शायद हमारे ख्याल से नहीं। तो सनातन, यही हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति यही है, हमारी विरासत भी यही है कि हम सबको सम्मान दें और सबके साथ रहें, और सभी धर्मों का जो है सम्मान अपने धर्म
के बराबर ही करें, किसी धर्म के कोई आक्षेप न लगाए। चलिए, हमारे साथ अमानुल्लाह खान साहब हैं। एक आखिरी सवाल हम इनसे लेना चाहेंगे, चूँकि अमानुल्लाह खान साहब हैं इसलिए मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, 22 जनवरी को मेरे ख्याल से राम मंदिर की स्थापना को लेकर के वहाँ उद्घाटन होने वाला है। क्या राहुल गांधी को वहाँ जाना चाहिए अगर उन्हें दावत मिलती है तो? देखिए, ये उनका निजी मामला होगा। आपका व्यक्तिगत क्या मामला होगा? व्यक्तिगत विचार हमारा ये है कि कभी भी किसी का दिल दुखा करके कोई भी चीज़ स्थापित किया जाता है तो वैसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसी हमसे बहुत हाई सोचने वाले लोग हैं, हम तो सिर्फ इतना, जैसा अभी कमलनाथ जी के बारे में कहा गया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ नस्त मस्तक हो गए। देखिए, हमको कोई मौलाना या आलिम बुलाएगा तो हम वहाँ जाएंगे, ये हमारा प्रोटोकॉल। वो बुलाए थे। और धीरेन्द्र शास्त्री भी एक मजहबी तौर पे अपने को बाबा है, तो अगर उस हैसियत से कोई अपने बाबा से मिलने जाता है, उसको पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखना। शास्त्री जी खुद बुलाए थे या वो शास्त्री जी को इन्होंने बुलाया था? असल में वो बुलाएं चाहे नहीं बुलाएं, जैसे हमारा ये कहना है कि जब हम किसी आलिम से मिलते हैं, हम पॉलिटिक्स में हैं, अब कोई आलिम हमको कहे कि आप यहाँ पर जयंती मनाते हैं, मजहब से मना है, आप जयंती मत मनाइए, आप पुष्प नहीं दे सकते हैं, तो हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं, सर्वधर्म समभाव की भाव रखते हैं, तो हम तो वो काम कर ही रहे हैं, करते ही हैं। तो उसी तरह से किसी भी धर्म के प्रवचनकर्ता का क्या कहना है, इस पर हमको नहीं जाना है। और रहा सवाल कि उस दिन ये हो रहा है तो ये उनके विवेक का मामला है और निजी मामला है, उससे पार्टी को कोई लेना देना। पार्टी का सिद्धांत एकदम सही है कि सब धर्म स्वभाव और कौमी एकता बनाए रखना है, कोई हिंदू कोई मुसलमान में भेद नहीं रखना है, कोई सिख ईसाई में भेद नहीं रखना, सबको साथ लेकर चलना है। जमात की पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है, उस हैसियत से राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए। व्यक्तिगत विचार के हिंदू समाज से हैं, हमको देवबंद बुलाएगा, हमको आला हज़रत की बारगाह पे बुलाएगा तो हम जाएंगे, वो बुलाएगा तो जाएंगे। उसी तरह अगर उनको बुलाता है, ये उनका निजी मामला, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ कांग्रेस के 3 नेता थे। एक सवाल तीनों लोगों से पूछने जा रहा हूँ, बस बहुत छोटा सवाल है। 24 में कांग्रेस आ रही है? हर हाल में कांग्रेस आ रही है, पूरी मजबूती से आ रही है। तंग है लोग, देश की जनता तंग है। आप देश की जनता मना सकते हैं, लोग आप लोगों का मजाक बनाएंगे अगर आप लोग हार जाएंगे। देखिए, हम नहीं हारेंगे, हम लोग नहीं हारेंगे। अगर किसी को महंगाई चाहिए, किसी को बेरोजगारी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए और धर्मी उन्माद फैलाने वाला चाहिए, तो भाजपा तो क्लियर है। बगैर ईवीएम के जीत जाएंगे सर 24 में? जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत सकते हैं बिना ईवीएम का? बिना ईवीएम का तो हम हर जगह जो भी चुनाव होती है वो जीतते आ रहे हैं। ईवीएम के साथ जीतेंगे सर? भैया, मेरा एक चीज मानना है, जिस तरह से इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। आम आवाम इस बात को समझ चुकी है। 24 का चुनाव कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 2014 में भी हम इसी तरह से 3 स्टेट हारे थे। अच्छा, ये तो वही वाली बात हो गई कि हम सेमीफाइनल हार गए हैं तो फाइनल। मानिए इस बात को, समीकरण इस बात को समझिए कि किसी भी परिस्थिति में ये रिजल्ट 24 का रिजल्ट है। 24 में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे अग्रिम। चलिए, तो ये हमारे साथ कांग्रेस के 3 नेता थे। आपको बताऊं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद इन लोगों का ये मिजाज है कि आने वाले वक्त में ये लोग जो हैं 2024 में वापसी करेंगे, इंडिया महागठबंधन की जीत होगी। लेकिन देखना ये है कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है, क्योंकि संवैधानिक जो चीज़ें हैं उन पर लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईडी, सीबीआई और तमाम संवैधानिक जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये होता भी रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जनवरी में राम मंदिर की स्थापना के बाद, पूरे स्थापना का मतलब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, क्या एक दफ़ा फिर से एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा जिसके बाद कांग्रेस फिर एक दफ़ा किनारे बैठ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।